नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। हरदा में हुए ब्लास्ट से मध्य प्रदेश नहीं पूरा देश दहल गया। आज हम ये सोचने पर मजबूर हैं कि इन घटनाओं के लिए कौन जिम्मेदार है और इसे कैसे रोका जा सकता है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 9 साल 12 घटनाएं 163 मौतें हुई। लेकिन सवाल वही कि आखिर सबक क्यों नहीं लिया गया। पूरे घटनाक्रम में जो बड़ा सवाल आया वो ये था कि फैक्ट्री अवैध रूप से चल रही थी और प्रशासन सो रहा था। क्या ये सिस्टम की लापरवाही है? घटनाक्रम के बाद प्रदेश की मोहन सरकार अलर्ट पर है। मृतकों और घायलों को मुआवजा देने की घोषणा के बाद पल पल अपडेट पर नजर बनाए हुए है और जांच कमेटी गठित कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात की जा रही है। लेकिन अवैध फैक्ट्रियों के संचालन पर रोक कब लगेगी, ये बड़ा सवाल है। हरदा में 6 फरवरी को अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट के बाद 11 लोगों की मौत हो गई, साथ ही 200 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। ऐसे ही दमोह में 31 अक्टूबर 2023 को अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था। इसमें 5 लोगों की मौत हुई थी और 8 लोग घायल हो गए थे। यह अवैध फैक्ट्री भी रहवासी इलाके में चल रही थी। 20 अक्टूबर 2022 को मुरैना स्थित एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था। इस हादसे में 4 लोगों की मौत और 7 लोग घायल हो गए थे। इस हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई थी। ब्लास्ट में पूरा घर जमींदोज हो गया था। एमपी के शिवपुरी जिले में 13 अप्रैल 2022 को भी अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था। इसमें 4 लोगों की मौत और 6 लोग घायल हो गए थे। घटना बदरवास की थी। मृतकों में 2 बच्चे थे। 4 नवंबर को 2020 को मुरैना जिले के जिगनी गांव में ब्लास्ट हुआ था। इसमें पति पत्नी और बच्चे की मौत हो गई थी। पटाखा बनाने के लिए बारूद का इस्तेमाल किया जा रहा था। ब्लास्ट के बाद मृतक का मकान गिर गया था। 25 अक्टूबर 2019 को ग्वालियर के गांव में अवैध रूप से रखे विस्फोटक में ब्लास्ट हो गया था। इसमें 3 की मौत और 5 लोग घायल हो गए थे। जांच में यह बात सामने आई थी कि अवैध रूप से पटाखे का निर्माण हो रहा था। ऐसे ही 7 जून 2017 को बालाघाट स्थित पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था। इसमें 25 लोगों की मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि बीड़ी से निकली चिंगारी के बाद फैक्ट्री में आग पकड़ी थी। 11 अप्रैल 2017 को छिंदवाड़ा अवैध फैक्ट्री के अंदर ब्लास्ट हुआ था। इसमें 13 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में 5 महिलाएं थी जो जिंदा जल गई। ये आग एक राशन शॉप में रखे केरोसिन की वजह से भड़की थी। 19 अप्रैल 2017 को इंदौर में एक पटाखा दुकान में ब्लास्ट के बाद 7 लोगों की मौत हो गई थी। तो वहीं 5 अप्रैल 2017 को दतिया में एक ब्लास्ट के बाद परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई थी। यह घटना एलपीजी सिलेंडर में ब्लास्ट के बाद घटी थी। ब्लास्ट इतना बड़ा था कि घर में 6 फीट गहरा गड्ढा हो गया था। 13 मई 2015 को मध्य प्रदेश के बालाघाट स्थित अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी, साथ ही 15 घरों में आग लग गई थी। वहीं इसके पहले 12 सितंबर 2015 को झाबुआ जिले के पेटलावत में बड़ा विस्फोट हुआ था। इसमें सरकारी आंकड़े के अनुसार 78 लोगों की मौत हो गई थी। स्थानीय लोग और ज्यादा बताते हैं यह अवैध तरीके से घर में विस्फोटक को स्टोर करके रखा गया था। एलपीजी सिलेंडर में आग लगने के बाद यह धमाका हुआ था। यह ब्लास्ट इतना जोरदार था कि बस स्टैंड के पास खड़े लोगों की मौत भी हो गई थी। और ऐसे ही एक घटना 17 साल पहले हुई थी। 15 सितंबर 2005 में भी पटना इसी तरह दहला था। 27 लोगों की मौत ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए थे। धमाके की आवाज इतनी ज्यादा थी कि दूर दूर तक उसकी गर्जना सुनाई पड़ी थी। जांच में इसे पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से जोड़कर देखा गया और मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। लेकिन हरदा के बाद अब इस तरह की घटनाओं से सबक लेने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल जो बड़ा सवाल है वो यही है कि आखिर मौत की चीख पुकार का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि 9 साल में 12 घटनाएं और 163 मौतें हुई हैं। चलिए, कुछ इस जो बड़ा हादसा हुआ है जिसमें पूरा देश दहल गया है, इस पर कुछ प्रतिक्रियाएं वो आपको सुना देते हैं। सरकार सारे प्रबंधन कर रही है हर हालत में, जो भी घायल है, और करीब करीब सभी होश में 2 का ऑपरेशन चल रहा है। 9 लोगों से मैं मिल के आया हूँ और जिस प्रकार की जानकारी हम सबको है, लगभग 11 लोग दिवंगत हुए हैं।
कोशिश कर रहे हैं कि पूरी घटना के बारे में जैसे सबको जानकारी है, पूरे प्रदेश के सभी जिलों की भी VC ली है और इस प्रकार की जो भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो, फायर फैक्ट्री हो या जिस प्रकार से जहाँ ऐसी संभावना रहती है उन सब पे कल तक निरीक्षण रिपोर्ट मांगी है। स्वयं विधानसभा के बाद हरदा जाने वाला हूँ, एक बार मौके पे जा करके देख करके फिर आऊँगा। मैंने जांच के आदेश दिए हैं, उसके बाद बताएंगे सर। 100% करेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई ऐसी करेंगे कि उनको भी याद रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत संज्ञान लेकर शासन को अलर्ट करने का काम किया। मुझे ACS अजीत केसरी जी को और ADG लैंड के 2 ऑफिसर्स के साथ में हरदा तुरंत भेजा। हम लोगों ने वहां जाकर मौके पर भी चीज़ों को देखने का काम किया और जो घायल थे उनको भोपाल भेजना, नर्मदापुरम भेजना, एक आध को इंदौर भेजना, सारी व्यवस्थाओं को वहाँ देखकर बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी को अपडेट भी किया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं हरदा जाने वाले हैं। नहीं, स्वाभाविक रूप से जांच टीम गठित हुई है और ACS होम के लीडरशिप में जांच दल गठन हुआ है, तो हमें उसकी रिपोर्ट आने देना चाहिए। बहुत शीघ्र उसकी रिपोर्ट आएगी और चूंकि सरकार इसको पूरी गंभीरता से ले रही है, इसलिए मुझे लगता है कि सारी चीज़ें बहुत स्पष्ट होंगी और जल्दी परिणाम आएगा। जो घायल है उनका प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यहाँ 400 से 600 लोगों तक काम करते थे। लोकल लोग थे 100, 150, 200, बाकी 300-400 लोग बाहर से आते थे, अलग अलग जिलों से आते थे, अलग अलग जगह से आते थे। और खासकर सारे 80% लोग दलित समाज और हमारे ST/SC के थे। 70% लोग उस तरीके के लोगों ने आइडेंटिफाई करे कि कोई झाबुआ से आ रहा है, कोई पीछे खंडवा से आ रहा है, मतलब आदिवासी समाज के परिवार के लोग ज्यादा थे। अल्टीमेटली जहाँ 500-600 लोग काम कर रहे हो, कम भी होंगे, 400 होंगे। एक बेसमेंट था नीचे, बेसमेंट में 100 लोगों से ऊपर, 150 लोगों से ऊपर काम करते थे। पहली फ्लोर, दूसरी फ्लोर, तीसरी फ्लोर। जिस 15 किलो से ज्यादा आप विस्फोटक नहीं रख सकते हो, बारूद नहीं रख सकते, ये नियम है। इतना बड़ा विस्फोट ये कहता है कि हजारों किलो बारूद था। तो अल्टीमेटली आरोप प्रत्यारोप का विषय। झाबुआ में कांड हुआ, बीजेपी का नेता उसमें संदिग्ध था, 80 लोग मर गए थे, जांच आयोग गठित किया था, SIT भेजी गई थी। आज तक जांच रिपोर्ट पे क्या हुआ और दोषी कौन है, संदिग्ध के दायरे में है। अब आप देखो, मैं वहां से आके सीधा स्पॉट पे गया जो JCP चल रही है। JCPओं की चलने की प्रोसेस ऐसी है कि लाश कोई जिंदा बच भी जाए तो नहीं बच सकता। और फिर न फोरेंसिक का कोई आदमी दिख रहा है, न कोई एक्सपर्ट इस पूरे इस तरह के आपदा प्रबंधन का दिख रहा है। अल्टीमेटली एक तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन के नाम पे जमीन को खोदा जा रहा है, मतलब केवल JCP से जमीन को पलटी जा रही है। ये मैं समझता हूँ कि लापरवाही का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुख्यमंत्री की तरफ से भी बयान दिया गया कि इसमें जो भी जिम्मेदार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, सरकार को भी घेर रहा है कि इसमें तमाम अनियमितता थी, लेकिन फिर भी ध्यान क्यों नहीं दिया गया। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस विधायक रामकिशोर जी भी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास चर्चा में। और हमारे साथ BJP के नेता सत्येंद्र जैन जी भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रामकिशोर जी, देखिए जिस तरह से लगातार आप लोग सरकार को तो घेर ही रहे हैं, लेकिन बीच में आप लोग की भी 1.5 साल की सरकार थी और ये जो फैक्ट्री संचालित थी इसे अभी से नहीं है, इसके पहले भी संचालित थी। और आपके जो स्थानीय नेता होंगे उन्होंने इसके बारे में जिक्र तो जरूर किया होगा कि किस तरह से अवैध फैक्ट्री यहाँ पर संचालित हो रही है। उस 1.5 साल की सरकार में भी आप लोग की तरफ से कोई ऐसी कोई अहम कार्रवाई वहां पर दिखाई नहीं दी गई। अभी आप लोग सवाल उठा रहे हैं, बिल्कुल विपक्ष का धर्म है, कोई अगर कुछ गलत हो रहा है सवाल उठाना ही है, लेकिन लगातार अगर BJP की तरफ से भी कार्रवाई नहीं की गई तो आप लोग की भी सरकार थी, तकरीबन 1.5 साल चली, उस बीच में भी कोई यहां पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं दिखाई दी। रामकिशोर जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही? चल लगता है वो नहीं सुन पा रहे हमारी आवाज। हमें
फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश जी, देखिए जिस तरह से वाकई गंभीर मामला हो, सिर्फ एक मामला नहीं है। अगर हम 9-10 सालों से देख लें, ऐसे तमाम बीच बीच में घटनाएं होती जा रही हैं। हर 2-3 साल में इस तरह की बड़ी घटनाएं देखने को मिल रही है। उसके बावजूद भी इस पर रोक नहीं लगी। आखिर क्या वजह आप देख रहे हैं कि हर बार ये कहा तो जाता है कि हमने जांच कमेटी गठित कर ली है, अब इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं होंगी, लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं दोबारा लगातार सामने होती जा रही हैं और जो आम जनता है और जो मजदूर वहां काम कर रहे हैं वो अपनी जान गंवाकर इसका खामियाजा उठा रहे हैं। देखिए, स्वाभाविक रूप से इस तरह की घटनाओं के लिए मेरी दृष्टि में तीनों लोग जिम्मेदार होते हैं। एक तो प्रशासन तंत्र का वो निचला जो तबका है, जिसकी ये जिम्मेदारी है ये देखना कि कहाँ का काम हो रहा है, नियमित रूप से चेकिंग करना, और चेकिंग करके ये भी देखना कि वो नियमानुसार काम हो रहा है, कि चल रही कि नहीं चल रही, वो लोग भी जिम्मेदार हैं। दूसरा, समाज और मोहल्ले वाले भी जिम्मेदार हैं। मुझे आप ये बताइए, इतने बड़ा विस्फोटक वहां पर है और किसी मोहल्ले ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं की। दूसरी, चूंकि मध्य प्रदेश में तो समझ लीजिए हर 2-1 साल में इस तरह की कोई घटना होती, कभी बड़ी होती है कभी छोटी होती है, लेकिन अगर आप पूरे देश के संदर्भ में देखेंगे तो साल में 2-3 ऐसी घटनाएं कहीं ना कहीं घटती हैं। तो उन घटनाओं से कोई सबक लेता नहीं। उस सबक लेने के साथ साथ मेरी दृष्टि में जो निचले स्तर का सरकार के तंत्र है और निचले स्तर का जो जनप्रतिनिधि है, निचले स्तर का जनप्रतिनिधि, वहां का वार्ड मेंबर भी होगा, पार्षद भी होगा, पंचायत का सरपंच भी होगा, वहां से विधायक भी होगा, महापौर भी होगा, वहां इंस्पेक्टर भी होगा, सैनिटरी इंस्पेक्टर भी होगा। ये जो तब सारे के सारे लोग हैं, ये सब इसके लिए जिम्मेदार हैं। आप इतनी बड़ी वहां पर चल रही थी, किसी ने कोई खोज खबर ही नहीं ली। तो कुल मिलाकर के इसके अलावा एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो सरकार को रिहायशी इलाके में इसको अनुमति देना ही नहीं चाहिए। ऐसी फैक्ट्रियों को शहर से और गांव से दूर निर्जन स्थान पर जितना पैसा ये खर्च हो रहा है मुआवजा देने में, इसका 2% पैसा खर्च नहीं होगा। आप जमीन फ्री में दे दीजिए, लेकिन उनसे कहिए कि आबादी से कम आधा किलोमीटर दूर या 100 मीटर दूर या 1 किलोमीटर दूर। बिल्कुल, वाकई आप एक गंभीर सवाल उठा रहे हैं, इस पर भी हम लगातार चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस विधायक रामकिशोर जी भी जुड़ गए हैं। रामकिशोर जी, देखिए लगातार आप लोग सरकार पर आरोप तो लगाए रहे हैं, लेकिन बीच में 1.5 साल की भी आपकी सरकार रही और वहां के जो आपके स्थानीय नेता है जो फैक्ट्री के आसपास भी रहते होंगे, इसकी जानकारी कांग्रेस पार्टी को भी होगी और जब आपकी सरकार थी इसकी जानकारी आप लोग को भी होगी। उस वक्त भी कोई कठोर कार्रवाई इस फैक्ट्री के ऊपर नहीं दिखाई दी हमको। देखिए, ये फैक्ट्री 11 साल से चल रही है और उसके पहले भी दूसरे मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे हैं। कार्यकाल का वो नहीं होता, बीच में इसको बंद कर दिया गया था। बंद करने के बाद फिर 1 महीने का वो स्टे मिला था इनको वहां से कमिश्नर के यहाँ से, और उसके बाद फिर चालू जो हुई है तो अभी तक चली आ रही है। ये बीच में स्टे एक बार बंद कर दी गई थी और इसके पहले भी 2-3 घटनाएं यहाँ हो चुकी है। तो कांग्रेस का जमाने का 1 साल की बात नहीं करे, 11 साल की बात करे कि 11 साल किसके उसमें चल रही थी। और कांग्रेस के उसमें तो बंद भी हुई, बीच में बंद हुई है और बंद होने के बाद ये चालू हुई बीजेपी की सरकार में। और कौन ने दबाव में, किसके दबाव में चालू हुई, कलेक्टर क्या कर रहा था, कमिश्नर क्या कर रहा था, ये अधिकारियों पे कार्रवाई होना चाहिए ना। ये अधिकारी लोग क्या कर रहे थे। तो शहर में अगर पूरी बनी हुई है, शहर के अंदर चल रही है, मैंने भी खूब उठाया, पिछले 5 साल मैंने मुद्दा उठाया, मैं हारा हुआ था, पूर्व विधायक था, मैंने भी मुद्दे उठाए, आसपास के रेसिडेंस वालों ने भी मुद्दे उठाए, पर इस शासन के कान में जूनी रेंग रही थी और कहीं न कहीं संरक्षण था भाजपा के नेताओं का, इसलिए ये चल रही थी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आसपास के जो रहवासी, जो रेसिडेंट्स है, उन लोग ने आवाज उठाई, लेकिन जो जानकारी ये भी आ रही है कि आसपास के तकरीबन 60 से 100 घर है, वहां पर भी अवैध रूप से पटाखा बनता था। ये जो पटाखे, जो फैक्ट्री के मालिक है, उन्होंने इस तरह से नेटवर्क बिठा लिया था कि अधिकारियों से साठगांठ तो थी, वहां जो आसपास रहते थे उनसे भी उन्होंने साठगांठ कर लिया था, क्योंकि उनको वो काम देते थे और उन काम के बदले पैसा भी मिलता था। इसलिए आसपास के घरों की तरफ से भी इस तरह से पुरजोर आवाजें या धरना प्रदर्शन ऐसा नहीं दिखाई दिया, क्योंकि सबको साथ लेकर ये फैक्ट्री मालिक चल रहे थे। अवैध धंधा था, अवैध रूप से फैक्ट्री चल रही थी, लेकिन सबको साथ लेकर चल रहे थे। मेरा तो निवेदन है, आप 181 पे यहाँ की कंप्लेंट देख लें, पुरानी अगर 3-4 साल की कितनी कंप्लेंटें हुई है, आजू बाजू के लोगों की कंप्लेंटें देख लें, बहुत सारे। हाँ, हो सकता है 10-20 परिवार जो उससे लगे हुए हों, जिनको तकरीबन ऐसे 60 घर है जो खबर सामने आ रही कि उन 60 घरों में बारूद था और जो पटाखा बनाते थे। यहाँ ये स्थिति है साहब, पूरे घर बारूद है और घर में भी जा भर पे लोग करके यहाँ काम करते थे।
अभी यहाँ फैक्ट्री, ये अभी मैं एक जगह और चक्का जाम है, उसके आगे 1.5 किलोमीटर आगे रेहटा काजी करके गांव है, इसमें फैक्ट्री लगी है। 2 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी, एक इसकी और एक और दूसरे की है। यहाँ भी पूरा माल रास्ते में सूख रहा है, पूरे रोड वहाँ पे आजू बाजू फैक्ट्री है, पूरा खुले में पड़ा हुआ है। तो ये चल रहा है यहाँ, इसकी ही शिकायतें खूब हो रही है। आज ये जनता के लोग भी चक्का जाम करके बैठे हैं, तो मैं भी आया हूँ यहाँ पे। तो इस तरह का बहुत सारा चल रहा है, खूब आंदोलन भी करते हैं, पर कोई सुनने वाला नहीं है। और सुनने वाला इसलिए रहे कि अधिकारी भी कहीं ना कहीं दबाव में काम करते हैं, और दबाव से के कारण ये फैक्ट्रियां बंद नहीं हो पाती है। ये जो यहाँ के नेता और भाजपा के नेता और सरकार में बैठे हुए लोग कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं, तो कांग्रेस भैया, कांग्रेस का 20 साल से शासन नहीं है, आपका नहीं। ठीक है, हम देखिए, हम सत्ता में जो बैठे हैं हम उनसे भी सवाल कर रहे हैं। आपका भी कार्यकाल रहा है, विपक्ष में आप बैठे हैं, आप तमाम मुद्दे को लेकर आप लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, मुद्दा उठाते हैं, सरकार को घेरते हैं। तो हम आपसे भी उम्मीद करते हैं, जनता भी उम्मीद करती है कि विपक्षी पार्टी भी इस तरह के मुद्दे को गंभीरता से उठाए। थोड़ा सा जी, पूरे मुद्दे उठाए मैंने, पूरे मुद्दे उठाए और हमेशा शिकायतें की है, और प्रशासन के कान में जू नहीं रहेंगी है। 2 घटनाएं हो चुकी है, उसकी भी कंप्लेंट की है। आप बताओ, ये दिख नहीं रहा उनको 10 साल की सजा हो चुकी है उस आदमी को। ठीक है, ठीक है, ये रामकृष्ण जी, ये कंटिन्यू चर्चा मैं आपसे जारी रखूंगा, और हम ये भी जानना चाहेंगे और किस तरह से इस मुद्दे को लेकर आप लोग कहां गए। इस वक्त हमारे साथ पूर्व डीएसपी नरेश शर्मा जी जुड़ गए। नरेश जी, जिस तरह से ये हादसा आप कैसे देखते हैं? क्योंकि देखिए, मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन को भी जानकारी रहती है कि क्या अवैध है, क्या अवैध नहीं है, और उसमें क्या कुछ आप उसको देखते हैं कि पुलिस प्रशासन की तरफ से किस तरह से यहां पर खामियां रही, कमजोरी रही, और क्या गलती रही जिसकी वजह से वो फैक्ट्री जिसको सील कर दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मालिकों को 10 साल की सजा भी दे दी गई थी, और उसके लाइसेंस को अवैध भी घोषित कर दिया गया था, उसके बाद भी यह फैक्ट्री संचालित हो रही थी। आप क्या देखते हैं, कहां पर यह कमी रह गई? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि जब भी पटाखे की दुकान भी लगाना होती है, किसी दुकान अगर आप पटाखे की लगाते हैं, तो उसके लिए भी अनुज्ञप्ति जारी होती है, उसके लिए भी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। फैक्ट्री के निर्माण के लिए जब लाइसेंस की आवश्यकता होती है, तो न केवल पुलिस उसमें लाइसेंस के लिए रिकमेंड करती है, बल्कि तमाम शाखा, जैसे अग्निशमन विभाग होता है, उसके अलावा इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट होता है, लेबर डिपार्टमेंट से भी होता है, एक्सप्लोजिव डिपार्टमेंट होते हैं, और कई विभागों की एनओसी मिलने के बाद में अनुज्ञप्ति जारी होती है, वो लाइसेंस जारी होता है। पुलिस इस प्रकार का, पुलिस के पास भी एक रजिस्टर होता है जिसको एक्सप्लोजिव सब्सटेंस रजिस्टर कहा जाता है। उस रजिस्टर में लगातार चेकिंग होना चाहिए, त्रिमासिक चेकिंग होती है, उसमें मासिक चेकिंग होती है, सालाना चेकिंग होती है। जब भी कोई सीनियर ऑफिसर इंस्पेक्शन पे आता है थाने का, तो उसमें रिमार्क डालते हैं बाकायदा कि इस प्रकार की फैक्ट्री को भी चेक किया गया है, पटाखों के बारूद रखने की जगहों को चेक किया गया है, आर्मोरियों को चेक किया गया है। और ये निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं ये जो दुर्घटना हुई है, इसके पीछे लापरवाही तो है, क्योंकि एक तो जो जहां मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा और न्यूज में देखा, लापरवाही के साथ क्या भ्रष्टाचार, क्या कमीशनखोरी की भी इसमें बात सामने आ रही है? निश्चित रूप से जहां लापरवाही होती है, अब जैसे जिस व्यक्ति को 10 वर्ष की सजा हुई, 10 वर्ष की सजा के बाद में उसने स्टे के लिए जो सजा है, उसके हाईकोर्ट से उसको जमानत मिल गई, उसका लाइसेंस रद्द हो गया, पर ये कहते हैं कि दीपावली का त्योहार आ रहा, उसको दोबारा लाइसेंस प्रदान कर दिया गया, या अस्थायी लाइसेंस प्रदान कर दिया गया। उसके बाद चेकिंग नहीं हुई। रहवासी इलाके में इतनी बड़ी फैक्ट्री चल कैसे रही थी? वो देखिए ना, 10 मीटर दूरी पर इतना बड़ा बारूद रखा है, अगर ईश्वर की मेहरबानी नहीं होती तो उस बारूद में चिंगारी लग जाती, वहां आग लग जाती, तो कितना खतरनाक मंजर होता। ठीक है, अगर मैं सीधे तौर से एक लाइन में सवाल करूं कि पुलिस प्रशासन की तरफ से सीधे तौर से किसकी जिम्मेदारी बनती है? अभी थाना प्रभारी को निश्चित रूप से उसको चेक करना चाहिए, जब भी समय समय पे जाके लाइसेंस चेक करना चाहिए। उनको इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी जगह पे फैक्ट्री है जो रहवासी इलाके में है, खतरनाक एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट के मामले हैं ये, इसमें तो बड़ी बारीकी से इसका वहाँ के बीट ऑफिसर को, थाना प्रभारी को, डायरेक्ट सुपरविजन अफसर को देखना चाहिए, और पुलिस अधीक्षक महोदय को भी इस बात का निरंतर उनको मॉनिटरिंग करना चाहिए कि कहाँ इस प्रकार के विस्फोटक बन रहे हैं, और वो अगर रहवासी इलाके में बन रहे हैं विस्फोटक, तो वो मानव जीवन के लिए संकटापन्न स्थिति से निर्मित नहीं कर देंगे। और ये ऊपर से लेके नीचे तक के सब जगह से कहीं ना कहीं
इसमें चूक हुई है और चूक होने की वजह से घटना बिल्कुल, इसलिए फिर से ऐसी घटना हुई जैसी घटना पहले हो चुकी है, और इस बार इसमें 11 लोगों की भी जान गई है। अभी और कितने अपनी जान से हाथ धोएंगे ये भी देखना होगा, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग घायल है। वाकई ये ऐसा मामला, गंभीर मामला है जिसमें जिम्मेदारी तय होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, सत्येंद्र जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए। सर, आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा, मैं फिर से आपसे कुछ सवाल जरूर करूंगा, लेकिन बीजेपी से हमारे नेता सत्येंद्र जैन जी भी जुड़े हैं, जो सरू सत्ता का पक्ष जो है वो रखेंगे। सत्येंद्र जैन जी, देखिए यहां पर आप लोग की सरकार 2003 से लगातार जा रही, बीच में सिर्फ 1.5 साल की सरकार कांग्रेस की रही, तो जिम्मेदारी तो पूरी तरह से यहां पर आपकी बनती, क्योंकि इसके पहले कई घटनाएं हो चुकी, पेटलावत की बात कर ले, दमोह की बात कर ले, उसके बाद भी यहां पर सीख नहीं ली गई। जिस शख्स को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सजा सुना दिया गया था 10 साल की, उसके फैक्ट्री को अवैध घोषित कर दिया गया था, लाइसेंस भी निरस्त था, निलंबन था, उसके बावजूद भी इतनी सारी अनियमितता के बाद भी वो खुलेआम संचालित कर रहा था अपनी फैक्ट्री। मिलीभगत तो होगी, क्योंकि विपक्षी पार्टी आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता के संरक्षण से ही वो फैक्ट्री वहां पर संचालित हो रही थी। देखिए भागीरथ जी, ये जो घटना है, इसमें जो मृतक हैं या जो पीड़ित परिवार हैं, जो आसपास के जो घर हैं जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, जो वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं, जो लोग चल रहे थे, या जो हमारे नागरिक बंधुओं के और उनकी संपत्ति तो साथ साथ ही है। अभी किसी ने जो जानवर हैं, जो हमारे एनिमल्स होते हैं, गाय, बैल, भैंस, बकरी, कुत्ते भी वहाँ उस क्षेत्र में सब जगह रहते हैं, और पशु पक्षी भी रहते हैं, वो सबको जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को भी जो हानि हुई है, और जो जीवित क्रिएचर है, वो सबके प्रति भारतीय जनता पार्टी की संवेदनाएं हैं एक एक व्यक्ति के लिए। और जिस प्रकार से संज्ञान में आया, तो देखिए हम करेक्टिव एक्शन नहीं ले सकते ऐसी घटनाओं पर, और इस पर कई बार हम प्रिवेंटिव एक्शन लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो होता नहीं। और आज देखिए जो कई सारे पैमाने हैं, आपने सही कहा कि कैसे कहीं ना कहीं तो खामियां रही होंगी, ब्यूरोक्रेसी के स्तर पर खामियां नजर आ रही हैं, और मैं कहता हूं ब्यूरोक्रेसी तो अभी कहेंगे गवर्नमेंट में हम कार्यपालिका में का विधायिका का हिस्सा, और विपक्षी पार्टी जो आरोप लगा रहे हैं कि बिना सत्ता के संरक्षण के इस तरह से फैक्ट्री ये संचालित नहीं हो सकती थी, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बिना कोई सत्ता का संरक्षण नहीं था। सत्ता का संरक्षण तो वहां होता है भागीरथ जी, मैं बताऊं, यहाँ तो हमने जो जन को अब जो भी हुआ उसमें हमने 4-4 लाख रुपए दिए, घायल को 2-2 लाख दिए, प्रधानमंत्री जी ने भी मृतकों को 2-2 लाख रुपए दिए हैं और घायलों को भी दिए हैं, और जो घर भी टूटे हैं उसका कलेक्टर सर्वे कर रहे हैं। उसके बाद जो वहां पर गाड़ी जाने के लिए जिनके मकान वगैरह को थोड़ा इधर उधर जो उसको तोड़ा, क्योंकि पैसेज बनाना था, जो जहाँ से जा नहीं पा रही थी गाड़ियां वहां पर, तो उसके लिए तो उन सारे मकानों का भी सर्वे होगा, सबको जो मुआवजा दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये है, और जो अपराधी हैं, अगर संरक्षण दिया होता तो आज अपराधियों को हमने पकड़ लिया, बाहर नहीं जाने दिया देश के बाहर, उनको पकड़ के उनके ऊपर FIR हो चुकी है। हम कोई एंडरसन की तरह काम करने वाले नहीं है। ठीक है सत्येंद्र जी, लेकिन अगर यही कार्रवाई अगर पहले होती तो मुझे लगता है ये घटना यहाँ पर होती भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं चूक तो हर जगह से हुई है, और यहाँ पर सरकार को अब ध्यान रखना होगा कि इस तरह की चूक कहीं नहीं हो, किसी भी स्तर में नहीं हो, चाहे प्रशासन शासन किसी भी स्तर में चूक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो गरीब लोग होते हैं, जो मजदूर लोग होते हैं, या जो वहां के रहवासी होते हैं, वो अपनी जान गंवाते हैं इस तरह की घटनाओं में। इसलिए सरकार को, प्रशासन को सजग होना पड़ेगा, और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, होना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां पर जान की बात आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों को हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया रामकिशोर जी, सत्येंद्र जैन जी, रमेश शर्मा जी और नरेश शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जिस तरह से मौत की चित्कार, कौन जिम्मेदार, सवाल तो उठता है, क्योंकि अभी तक 11 लोगों की मौत हो गई, और अगर हम पहले के आंकड़े देख लें तो पहले के आंकड़ों में भी 163 लोगों की मौत हो गई है पिछले 9-10 सालों में इस तरह के पटाखे फैक्ट्री में हादसों में। लेकिन उसके बाद भी शासन प्रशासन यहाँ पर जागता नहीं। हर बार एक जांच कमेटी गठित की जाती है, उसका क्या होता है जांच का यहाँ पर सामने नहीं आता है, लेकिन जांच से जो पॉइंट निकलकर सामने आते, जो तथ्य सामने निकल कर आते, सरकार को उसको लागू करना पड़ेगा, तभी इस तरह के हादसे रुक पाएंगे। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।